गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप सबके सामने लेकर के नागरिक शास्त्र का अध्याय 2 है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, भाग 3। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम लोग। देखते हैं, हमने कुछ पढ़ लिया था इसमें। हाँ, यहाँ से पढ़ना है, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, यानी कि चीन की आर्थिक व्यवस्था में विकास होना, प्रगति होना अर्थव्यवस्था में। ठीक है ना, उद्योग धंधों में, व्यापार के क्षेत्र में। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। तो देखते हैं, आइए अब हम अपने बिल्कुल नजदीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर रुख करें। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा रहा है, उसे अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एकदम सही, मतलब ठीक ठाक बता रहा है। तो क्या कह रहा है कि हमारा जो निकटतम पड़ोसी देश है, कौन? चीन। बिल्कुल बगल में हमारे कौन सा है? चीन है, पड़ोसी देश है हमारा। शक्ति के मामले में, आर्थिक व्यवस्था के मामले में, है ना, सेना के मामले में, हर चीज के बारे में वो आगे विकास कर रहा है। तो वही कर रहा है, शक्ति के मामले में तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? चीन। जरा इसकी ओर देखा जाए, मतलब इसके बारे में चर्चा किया जाए, पढ़ा जाए। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा रहा है, उसे अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एकदम ठीक ठीक बता रहा है। मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, उद्योग धंधों के, रोजगार के क्षेत्र में जो इस तरह से उसने विकास के मामले पर प्रगति की है, आगे बढ़ा है, पांव पसारे उसने, आगे बढ़ता जा रहा है, उससे हम आगे पन्ने पर देखें, कार्टून बना हुआ है अजगर जैसा, अजगर के जैसा, देखिए आगे मुंह बना है, पीछे टेढ़ा मेढ़ा। तो चीन को एशिया का अजगर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह छोटे छोटे देशों को निगलता जा रहा है। कैसे? जैसे देखिए, तिब्बत पर इसने कब्जा कर लिया है। चीन ने पाकिस्तान को इतना इसने कर्ज दे दिया है कि एक दिन पाकिस्तान की भी सत्यानाश कर जाएगा, उसको भी डूब अपने में मिला ले जाएगा, है ना। ऐसी अर्थव्यवस्था बना दे रहा है पाकिस्तान की मदद कर करके कि उस पर इतना कर्ज लाद दे रहा है कि पाकिस्तान सांस नहीं ले पाएगा एक दिन चीन के बगैर। चीन जितना कहेगा उतना वो करेगा। तो ऐसे छोटे छोटे देशों पे, और जो दक्षिण म्यांमार वगैरह देश है, अगल बगल के देश हैं, उन पर भी अपना धाक जमाता जा रहा है, प्रभाव जमाता जा रहा है। चलिए, 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। क्यों कह रहा है? 1978 कब की बात कर रहा है? 1978 के बाद जारी चीन की आर्थिक सफलता, 1978 के बाद चीन की अर्थव्यवस्था में विकास हुई है, गति पकड़ा है, वो बहुत तेजी के साथ उभरा है, एक महाशक्ति के रूप में अत्यधिक विकास किया है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद से चीन सबसे ज़्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है। भाई देखिए, जो रोजगार वगैरह में अपने यहाँ बड़ी तेजी के साथ उद्योग धंधों में सुधार करेगा, हर चीज़ अपने यहाँ बनाएगा वो, और बनाकर दूसरे देशों में बेचेगा। तो जब वो अपने यहाँ बनाकर दूसरे देशों में चीज़ों को बेच रहा है, तो विकास तो करेगा ही। भाई ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को बना के बेचेगा तो पैसे आएंगे, पैसे होंगे तो हर संसाधन को अपने यहाँ लगा सकता है, हर संसाधन का विकास कर सकता है, हर व्यक्ति को रोजगार भी दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब हर व्यक्ति मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को रोजगार दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है, आर्थिक वृद्धि कर रहा है और माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। कहने का मतलब है, जिस गति के साथ, जिस रफ्तार के साथ, जिस तरह से वह विकास कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से यह देश
2040 तक अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि अभी की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? अमेरिका। तो कह रहा है अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। ठीक है, कब? 2040 तक। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, विकास के मामले में, रोजगार के मामले में, है ना, अर्थव्यवस्था के चलते क्या करें, आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है और इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। जो पूर्व एशिया के देश हैं, एशिया के पूर्वी जो देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, उन सब देशों में इसने अपने प्रभाव इसलिए स्थापित किए, उद्योग धंधे, हर चीज, वस्तुओं को बेचना, खरीदना, जो भी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से उसने कर दिया है कि अब वो देश ये समझते हैं कि चीन ही सब कुछ है हमारे आगे, चीन के साथ हम, चीन इंजन बना हुआ है, डब्बा पीछे पीछे चल रहा है, चीन पैसा दे रहा है, विकास कर रहा है, रोजगार कर रहा है, उसके बिना अब इनका जीना मरना नहीं है चीन के बगैर। तो इसलिए वो इंजन बने हुए हैं चीन, और बाकी पीछे सब डब्बे की तरह लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे हमने ट्रेन में देखा इंजन चलेगा तभी पूरा डिब्बा चलेगा, तो वैसे ये चीन जो करेगा उसी के साथ जुड़ के वो विकास होगा उनका, पूर्व एशिया के देशों का। इसलिए भाई उनके पूर्व एशिया के क्षेत्रों में इसने अपना प्रभाव जमाया, हर मामले में जो है ये इसका प्रभाव रहता है, ये जो कहता है वही वो लोग करना पड़ता है, चाहे अच्छे करें चाहे बुरे करें, है ना, दबाव में करें चाहे खुशी खुशी करें, करना तो वही है। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो इसका क्षेत्रफल है, तो बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है चीन, एक विशाल भूभाग है उसका, जमीनों जो उसकी फैली है वो बहुत बड़ी है क्षेत्रफल में, है ना, और जनसंख्या भी इसकी ज़्यादा है। क्या है? जनसंख्या, आबादी, मतलब जनसंख्या भी इसकी बहुत ज़्यादा है, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। कहने का मतलब चीन की जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है, दूसरे पर भारत है। लेकिन आंकड़ा आएगा, जब भी आंकड़ा आएगा भारत का, तो उस पर भारत पहले पर हो जाएगा, चीन दूसरे पर हो जाएगा। ठीक है, संसाधन, किसी भी प्रकार का संसाधन हो, विकास का संसाधन, कोई कंपनी लगाना, कोई फैक्ट्री लगाना, ट्रेन का, बस का, ट्रक का, सड़कों का विकास, किसी वस्तु बनाने की कारखाने, मशीन, जो भी है ना, उस हर चीज के मामले में क्या है, विकास किया हुआ। जैसे अगर देखा जाए जो पेन होती है हमारी चलाने वाली, वो भी एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है, जब मनुष्य स्वयं एक प्रकार का संसाधन है, तो मनुष्य के उपयोग में आने वाली हर एक वस्तु संसाधन कहलाती है। क्षेत्रीय अवस्थिति मतलब क्षेत्र की बनावट इसका, है ना, राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक रूप से भी सक्रिय है ना, सुरक्षा परिषद का सदस्य भी है, तो प्रभाव तो है ही है। इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। मतलब जब कई सारी विशेषताएं हो जाए किसी देश में, तो मतलब वह देश एक अलग ही रंग रूप में निकल के सामने आता है, विकास करेगा, बड़ा शक्तिशाली बनकर उभरेगा, जो कि इसके पास सारे गुण हैं। चलिए, कह रहा है 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद, मतलब 1949 में एक क्रांति हुई थी, कौन सी? साम्यवादी। उसका अगुवा करता कौन था? माओ। के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय, मतलब उसके बाद जो चीन के गणराज्य देश की स्थापना हुई थी, है ना, यहाँ की आर्थिक सोवियत, क्या कह रहा है, यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी। आर्थिक क्षेत्र जो था वो सोवियत मॉडल पर आधारित था, सोवियत संघ का जो मॉडल था,
आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते को तोड़ दिया। मतलब देखो, अमेरिका पूंजीवादी देश था, सोवियत संघ साम्यवादी देश था, समाजवादी देश था। तो इसलिए समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था को मानता था, पूंजीवादी व्यवस्था को इसने छोड़ दिया। पूंजीवादी व्यवस्था मतलब जहाँ सर्वोसर्वा केवल विकास के संसाधन कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में हो। साम्यवादी का मतलब जिसका स्वामित्व सरकार हो और जिसका सब पे अधिकार हो। आगे तो ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा न था। भाई जब इसने पूंजी दुनिया के साथ रिश्ता खत्म कर दिया, तोड़ दिया, उनके साथ लेन देन व्यापार जो भी करना बंद कर दिया, वस्तुओं का आदान प्रदान, तो भाई विकास करने का जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, आप अपने अनुसार करेंगे। तो उसके जो विकास के जो रास्ते बचे वो कोई दूसरा चारा नहीं था केवल अपने अलावा कि अपने देश के जो संसाधन है उन्हीं के अनुसार विकास किया जाए, वस्तुओं को बनाया जाए, बेचा जाए। हाँ, थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली। कुछ दिनों तक सोवियत संघ की मदद भी मिली थी और सलाह भी मिली थी कैसे क्या करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि मदद के बाद क्या हुआ, इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। कहने का मतलब ये था कि इसने जो विकास का मॉडल अपनाया, वो विकास का मॉडल इसका ये था कि हम सबसे ज़्यादा कृषि पर महत्व देंगे, खेती पर महत्व देंगे, खेती करेंगे, किसानी करेंगे, लोगों को ज़मीनों में खेती जो अधिकार दिया जाएगा, और जो खेती किसानी की जाएगी, जो उत्पादन किया जाएगा फसलों का, उन उत्पादित फसलों को विदेशों में बेचना है। अब विदेशों में बेचने के बाद पैसे आएंगे, फिर उन्हीं पैसों से हम और बड़े संसाधन स्थापित कर सकते हैं और फिर और तेजी के साथ हम विकास कर सकते हैं। किसी भी वस्तुओं को बनाना है, उद्योग धंधे लगाना, जो भी है हम कर सकते हैं। तो खेती एकमात्र चारा था जिससे यहाँ से पैसा इसको निकालना था। तो इसने क्या किया, कृषि को महत्व दिया। ठीक है, क्योंकि इसके पास विदेशी बाजारों से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी। जो विदेशी पैसा होता है, मुद्रा होता है, वो विदेशी पैसा इसके पास नहीं था। जब विदेशी पैसा नहीं था तो आप वस्तुओं को कैसे खरीदेंगे, आपको पैसे नहीं होंगे। तो इसने यही एक अपनाया था दिमाग कि कृषि करो, फसल उत्पादन करो, उन्हें विदेशों में बेचो, आपके पास ऑटोमेटिक विदेशी मुद्रा होगी। अब फिर जब विदेशी मुद्रा होगी तो सरकार के नियंत्रण में जो उद्योग धंधे लगाने हैं, कंपनी फैक्ट्री जो भी लगानी है, वो आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, आगे तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करवाना शुरू कर दिया। और चीन ने एक दिमाग को लगाया कि जो हम वस्तुओं को विदेशों से मंगा रहे हैं अपने यहाँ उपयोग के लिए, आम जनता के उपयोग के लिए, है ना, तो हमें पैसा देकर खरीदना पड़ रहा है, तभी हम बेच रहे हैं लोगों को। हो सकता है वो चीज़ें महंगी भी पड़े। तो इसने क्या किया कि अपने ही देश में क्या किया, अपने ही देश में इसने उन छोटी छोटी वस्तुओं को निर्माण करवाना शुरू कर दिया, यानी बनवाना शुरू कर दिया। ठीक है, जिससे विदेशों से मंगाना ना पड़े। ठीक है, चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर भी तैयार करवाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास विदेशी मुद्रा की कमी थी। आगे देखते हैं, इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। मतलब अपने आप को चीन एक विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, विकसित करने के लिए, है ना, मजबूत बनाने के, उसने हर प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया। किस लिए? वस्तुओं को बनाने बेचने के लिए, विदेशी मुद्रा के लिए, है ना। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया। और एक योजना उसने बनाई कि सभी नागरिक को हम रोजगार देंगे, सबको रोजगार देंगे, है ना, और सामाजिक कल्याण, सबके कल्याण की देख रेख, सबके कल्याण के लिए काम किया जाएगा, उनकी देख रेख की जाएगी और सबको रोजगार दिया जाएगा, है ना, सबके विकास के लिए काम किया जाएगा। और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया।
नागरिकों को देखो कल्याण के लिए जो बात किया उसने, रोजगार देने की बात की, उसमें यह आया कि उसने अपने देश के नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करना शुरू कर दिया। क्या करने दिया? शिक्षित करना, है ना, पढ़ा लिखा। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो भी किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, भली प्रकार कर लेगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि कहाँ गया, हाँ, शिक्षित किया लोगों को, पढ़ाया लिखाया और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई, चिकित्सा सुविधा, दवा इलाज, उसकी सुविधा बढ़िया कर दी उसने। और इन सब मामले में लोगों को देख रहे जन कल्याण के काम के मामले में, स्वास्थ्य सुविधा के मामले में, चिकित्सा के मामले में हुआ चीन जितने भी देश थे इसके आगे, विकसित देश, उन सबके आगे निकल गया सुविधाएं देने के मामले में। यानी कि अच्छा काम किया। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हुआ। जो अर्थव्यवस्था का विकास था वो कितने गति से, 5 से 6% की दर से हुआ। लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी। विकास अर्थव्यवस्था में तो 5 से 6% दर से, प्रतिशत की दर से विकास हो रहा था, लेकिन जो जनसंख्या थी उन जनसंख्याओं में जो साल भर में विकास हो रहा था वो 2 से 3% हो रहा था। इसलिए वो उसकी योजना को असफल बनाती चली जा रही थी, उसकी योजना को कम सफल हो रहा था। तो वही कह रहा है पानी फेरती जा रही थी। चलो, और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित रह जा रही थी। जो बढ़ रही है आबादी, जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रही थी, उसे जो है अन्य लाभ जो विकास के नहीं मिल पा रहे थे, है ना। संसाधन कम, लोग ज़्यादा, तो कैसे मिलेगा? जाहिर सी बात है, रोटी कम खाने वाले ज़्यादा, और रोटी 5 खाने वाले 10, तो सबको एक रोटी कैसे मिलेगी? कम नहीं पड़ेगी? या रोटी 5 खाने वाले 7, तो 2 रोटी कम पड़ेगी। उसी तरीके से कह रहा है आबादी जो विकास के लाभ से वंचित रह जाती थी। खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। जो खेती कर रहे थे वो लोगों के लिए क्या है, जरूरत को नहीं पूरा कर पा रही थी, ठीक है ना, जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। जो अनाज वगैरह पैदा हो रहे थे उससे लोगों की जरूरत नहीं पूरी हो रही थी। अध्याय 2 में हम सोवियत संघ की राज्य नियंत्रित आर्थिकी के संकट की चर्चा कर चुके हैं। ऐसे ही संकट का सामना चीन भी करना पड़ा। मतलब हम इसके पहले क्या कर चुके हैं पिछले चैप्टर में कि सोवियत संघ क्या है, उसे भी अपनी आर्थिक संकट की झेलना पड़ा था। हाँ, राज्य के नियंत्रण में जो आर्थिक संकट था उसको झेलना पड़ा था। ऐसे ही संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा। इस समय आर्थिक संकट चीन के सामने भी था, ठीक है। आगे, इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था। इसका जो उद्योग था, उद्योगों में जो वस्तुओं का उत्पादन था, इसलिए जो कम रोजगार धंधे लगाए थे, वस्तुओं के उत्पादन की जो बनाई जा रही थी वस्तुएं, वो पर्याप्त मात्रा में उतनी तेजी के साथ नहीं बन पा रही थी। यानी उन वस्तुओं का उत्पादन उतनी तेजी के साथ नहीं हो पा रहा था। विदेशी व्यापार ना के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। क्या है? विदेशी व्यापार ना के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। मतलब विदेशियों के साथ व्यापार हमारा कम था, ज़्यादा चल नहीं रहा था। और क्या कर रहा है, और लोगों का हर एक व्यक्ति की जो आय थी, क्षमता आय की, वो कम था, आमदनी कम थी, ठीक है ना। चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। यानी कि अपनी नीतियों में उसने परिवर्तन किया। कब? 1970 में। किसने? चीन ने अपनी नीतियों में 1970 में क्या किया? परिवर्तन किया। और चीन ने 1972 में अमेरिका के संबंध बनाकर अपने, तो अमेरिका के साथ जो खट्टे मीठे रिश्ते थे सब खत्म कर दिया। और उसने क्या किया? उसके साथ रिश्ते बनाए, संबंध बनाए, और संबंध बनाकर उसने क्या किया? अच्छे रिश्ते बनाकर अपने राजनीतिक, देखते हैं क्या कह रहा है, अपने राजनीतिक और आर्थिक, अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। जो आर्थिक और राजनीतिक संकट थी उसको क्या किया?
दूर किया, अच्छे संबंध बनाए, उससे व्यापार करना शुरू कर दिया एक दूसरे के साथ। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। किस क्षेत्र में? 1973 में कौन प्रधानमंत्री था? चाउ एन लाई ने कृषि पर यानी खेती पर, उद्योग पर यानी जो विकास के धंधे लगाए गए थे, उद्योग धंधे लगाए थे, जो भी कंपनी फैक्ट्री या जो भी लगाई गई थी चीज़ें हो, है ना, जो भी दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जा रहा है ना, वस्तुओं को बनाने के जो कारखाने थे सबकी बात कर। सेना यानी कि अपनी सैनिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नए नए विकास पर, तकनीकों पर, है ना, नई खोज पर उसने क्या किया? आधुनिक समय के हिसाब से विचार किया, काम करने का प्रस्ताव रखा, है ना। 1978 में तत्कालीन नेता देंग श्याओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। कब? 1978 में। क्या कह रहा है? तत्कालीन नेता देंग श्याओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। अर्थ क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सुधार और खुले द्वार की नीति। तो आपको यहां से बच्चों 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला मतलब कह रहा है सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति किसने अपनाई, या खुले द्वार की नीति किसने अपनाई? तो चीन ने। पहला प्रश्न हो गया। 1978 में चीन ने आर्थिक सुधारों के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो खुले द्वार की नीति अपनाई। खुले द्वार की नीति कब, हाँ, चीन के द्वारा खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई? तो सन 1978 में। चलिए आगे। अब यह नीति हो गई कि नीतियां हो गई कि विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश में उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाएगा। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका अपनाया, है ना। उसने कहा कि बड़े पैमाने पर विकास किया जाएगा, वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा और बाजार आधारित, बाजार के अनुसार कि जिस चीज़ की मांग है हम उस आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे और नए नए विकास करेंगे चीज़ों को, ठीक है ना। आ गया। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। मतलब चीन ने शॉक थेरेपी के मॉडल को नहीं अपनाया, जो अपनी जो अर्थव्यवस्था का विकास है तो अपने तरीके से करने का प्रयास किया। शॉक थेरेपी का मतलब यही होता है बच्चों कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है, शॉक थेरेपी का मतलब क्या है। तो बच्चों आप हमारे इस YouTube चैनल निःशुल्क पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने यार दोस्त मित्रों को भी शेयर कर दीजिए कि वो भी हमारी इस वीडियो का लाभ ले सकें, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कमेंट भी कीजिएगा आप। चलिए क्या कर रहा है। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया और उसके बाद 1998 में उद्योगों का व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया जहां विदेशी निवेश अपने उद्यम लगा सकते हैं। कहने का मतलब है 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, सार्वजनिकरण से हटाकर इसने क्या कर दिया, अब निजीकरण कर दिया गया खेती पर, है ना। सार्वजनिक सबका अधिकार से हटाकर कुछ व्यक्तियों के हाथ में निजीकरण कर दिया कि इस पर कुछ व्यक्तियों का अधिकार होगा, ठीक है। तो निजीकरण कर दिया गया। इसके बाद 1998 में उद्योगों का, और उसके बाद 1998 में उद्योगों पर कर दिया निजीकरण, सार्वजनिककरण हटा के निजीकरण 1982 में खेती पर, 1998 में उद्योग पर। व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया है। क्या कह रहा है, व्यापार जो निजीकरण किया गया था उसमें कह रहा है व्यापार संबंधी जो अवरोध थे, रोक थी, व्यापार से लेकर रोकथाम जो थी वो क्या कर रहा है, कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया है, सबके लिए नहीं। कुछ जो विशेष क्षेत्र हैं उनके लिए ये रोक हटा ली गई है।
जहां विदेशी निवेश अपने उद्यम लगा सकते थे। कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र जहां पे विदेशी लोग भी अपना व्यापार करने के लिए उद्योग धंधे कंपनियां लगा सकते थे। वहां से इसने क्या किया है कि रोकथाम जो लगी थी उसको पाबंदियां हटा ली है। आगे देखते क्या कह रहा है। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबरने में मदद मिली। कहने का मतलब जो नई नीति लेकर के आया कौन, नए विचार, नए सोच, नए विकास के मॉडल को जो लेके आया चीन, उसमें क्या हुआ, लाभ हुआ, उसको लाभ हुआ, मदद मिली। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। करा कृषि के निजीकरण के कारण, जब निजीकरण कर दिया, स्वामित्व के हाथों में किसी के, उसका जो स्वामित्व मालिक हो गया, लोगों के हाथों में, कुछ लोगों के हाथों में सौंपा गया, तो कृषि का उत्पाद, उसके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और ग्रामीणों के आय में भी वृद्धि हो गई। ठीक है ना, उनके विकास मैंने उन लोगों ने अपने अनुसार खेती करना शुरू कर दिया, अच्छी खेती करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बढ़ा, यानी स्वयं की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें बचत जो होनी चाहिए, बचत होने लगी, लोगों में आमदनी होगी तो बचत भी होगी, और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी। जो ग्रामीण उद्योग है कह रहा है उसमें ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी, मतलब गांव में छोटे छोटे जो उद्योग धंधे वो लगने ज़्यादा शुरू हो गए। ठीक है, चलो गांव में क्या करना, उद्योग धंधे लगने लगे, छोटे छोटे उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज रही। कह रहा है कृषि क्षेत्र में और उद्योग में, दोनों में चीन की अर्थव्यवस्था में विकास होता गया। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मतलब से जो नए कानून लेके आए उससे भी विदेशों के साथ व्यापार में इसको क्या हुआ, बढ़ोतरी, वृद्धि हुई, विकास हुआ। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेश निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। मतलब चीन कह रहा है पूरे विश्व में प्रत्यक्ष रूप से कि ऐसी जगह क्या है कि जहां निवेश किया जाए, है ना, निवेश किया जाए, पैसे को लगाया जाए, है ना, वहाँ विकास किया जाए, वस्तुओं को उत्पादन किया जाए, निकाला जाए, चाहे खनन हो, चाहे कृषि हो, चाहे वस्तुओं के बनाने का जो भी है, तो उन सब मामले में चीन बड़ी तेजी के साथ आगे आकर दिखाई दिया, निकला वहाँ से विकास के मामले में। ठीक है, चीन के पास विदेशी मुद्रा का अभाव, चल चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार है। पहले विदेशी मुद्रा की कमी थी और आज चीन के पास क्या है, विदेशी मुद्रा काफी पर्याप्त मात्रा में हो गई है, विदेशों का जो पूंजी पैसा, और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। भाई उसके पास पैसा है तो दूसरे देशों में क्या करेगा, निवेश करेगा ही, पैसे इन्वेस्टमेंट करेगा, उद्योग धंधे लगाएगा, उनके यहाँ सड़क बनाएगा, उनके यहाँ खनिज को निकालेगा, उनके यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ को निकालेगा, उनके यहाँ वस्तु बनाने के कारखाने लगाएगा, है ना, सब कुछ करेगा, उसके पास पैसा है तो। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ, 2001 में करा ना, हाँ 2001 में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। इसी तरह दूसरे देशों के लिए ना, दूसरे देशों में भी विकास के लिए चीन ने एक क्या कदम बढ़ाया, है ना। अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को, अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने के, उसका जो चीन का जो विचार चल रहा है बच्चों, चीन की जो योजना है बच्चों, वो ये सोच रहा है कि हम धीरे 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 पांव पसारें पूरे विश्व में, विकास का जो मॉडल अपनाए हैं हम, विकास की जो गति है तेजी के साथ, क्या है, व्यापार करें, और व्यापार करते 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 हम इतना अपने पांव पसार दें कि हर देश पे हमारी वस्तुओं की मांग हो जाए और भाई सस्ते दाम पे उपलब्ध करा रहा है। तो हर चीज़ के कि हमारे वस्तु के बगैर, हमारे सामान के बगैर उन देशों में काम काफ़ी हद तक संभव ना हो चलना, तो हमारे वस्तुओं की मांग होगी हर जगह, तो हम जैसा रूप चाहेंगे वैसा मनचाहा रूप देंगे। फिर क्या होगा, आज तो हम आपको अपने पूरे सामान उपलब्ध करा दे रहे हैं,
सस्ते दामों पर, तो उन चीज़ों की ओर आप अपने देशों में क्या करोगे? विकास की ओर ध्यान नहीं दोगे। क्यों? कोई कंपनी धंधे नहीं लगाओगे आप, क्योंकि जब सस्ते दामों में चाइना, सस्ते दरों में चाइना का सामान मिल रहा है, तो अपने यहाँ लगाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब फिर जब आपके यहाँ पूरी तरीके से फैल जाएगा तो क्या करेगा? वस्तुओं का धीरे धीरे दाम बढ़ाएगा, है ना? और उसके बिना आपका काम भी नहीं चलना है, फिर वस्तुओं को धीरे धीरे दाम बढ़ाता जाएगा, फिर अपने अनुसार मनचाहा आपके यहाँ काम करता जाएगा। आपके यहाँ का तेल निकालेगा, कारखाना लगा दिया उसने, रिफाइनरी का जैसे लगती है, जैसे तेल को जहाँ निकाला जाता है, अपने अनुसार कोई कारखाना धंधा लगाया तो अपने अनुसार ही तो उसे चलाएगा। आपको कहेगा काम करो उसके अनुसार, आपका प्रभाव, आपके ऊपर उसका प्रभाव है, उसने पैसे खर्च किए आपको। नहीं मानते, कर्ज वापस करो तुरंत। कहाँ से ला के दोगे? खाने को तो मर रहे हो। जो देश छोटे छोटे हैं उनको इतना कर्ज ला दे रहा है कि इसका प्रभाव उन पर रहेगा, मनचाहा रूप देगा पूरे विश्व को अर्थव्यवस्था के मामले में। जैसा चाहेगा वैसे पूरे देश को चलाएगा। चलो, चीन की आर्थिकी में 2 नाटकीय सुधार हुआ है, लेकिन वहाँ हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला। मतलब चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार तो हुआ, रोजगार के मामले में सुधार तो हुआ, लेकिन उसका लाभ पूरी जनता को नहीं मिला, हर व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। चीन में बेरोजगारी बढ़ी है और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। कह चीन में जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ी है। कितनी? 10 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात उतने ही खराब हैं, उतने ही खराब है जितने यूरोप के 18वीं और 19वीं सदी में थे। कहने का मतलब यूरोप में वो आर्थिक व्यवस्था का संकट छाया हुआ था जो 18वीं 19वीं शताब्दी में, वही आज चीन के यहाँ भी है। क्या है? जो महिलाएं हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, पुरुषों को भी रोजगार नहीं मिल पा रहे ज़्यादा, तो इसलिए महिला और पुरुष मिलाकर के 10 करोड़ लोग वहाँ पे बेरोजगार हैं जो रोजगार की तलाश में हैं। और क्या कह रहा है कि इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए हैं। चलिए, तो क्या कह रहा है कि इनके अलावा पर्यावरण के नुकसान, मतलब पर्यावरण में भी नुकसान हुआ, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जो ये पर्यावरण के हमारे उदाहरण हैं, तो इसमें नुकसान हुआ है और भ्रष्टाचार भी बढ़ा हुआ है। भाई जब जहाँ जनसंख्या बढ़ेगी तो रहने के लिए घर मकान बनाएंगे तो क्या करेंगे? पेड़ पौधों को काटेंगे कि नहीं काटेंगे? काटना पड़ेगा। और जब काटेंगे तो क्या होगा? पेड़ पौधों को नुकसान होगा, ज़मीनें तो बढ़ नहीं रही, जनसंख्या बढ़ रही है। जंगलों को काटेंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे, साफ करेंगे, तभी तो वहाँ घर बनाएंगे। खेती करने के लिए अनाज चाहिए, अनाज उत्पादन के लिए खेती करना है तो उसी जगह पे खेती करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इन सब समस्याओं के कारण ऐसी स्थिति हुई है कि वहाँ अब जहाँ भैया लोग ज़्यादा रहेंगे, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरी डकैती सब बढ़ेगी। जनसंख्या ज़्यादा है, रोजगार कम है, तो भ्रष्टाचार कहेगा कि चाहे मालिक 15,000 रुपये महीने की नौकरी है, इसमें से आप 5,000 ले लो और भी हमको नौकरी दे दो। तो 1 महीने की 5,000 ले गया आपके, फिर नौकरी दे दिया तो आप 15,000 रुपये महीने कर रहे हैं। या उसने कह दिया कि नौकरी तो तुम्हें मिलेगी 15,000 रुपये पे, ठीक है, लेकिन पैसे तुम्हें मिलेंगे 13,000, 2,000 रुपये महीने मैं लूँगा। तो भ्रष्टाचार हुआ। या कोई काम करवाने, जैसे हम लोग अपने यहाँ जाते हैं, साहब हमारा ये काम कर दीजिए, तो कहता कुछ लगेगा 500 दो, 1,000 दो, तब आपका काम होगा। तो क्या ये अर्थ भ्रष्टाचारी तो है? किसी काम को सही ना, सड़क बन रही है, सड़कों में लागत है 5 करोड़ की, सड़क बनाई गई 4 करोड़ में, 1 करोड़ डकार गए। कम गिट्टी, कम डामर, है ना, डामर जो काले वाले होते हैं, है ना, इन सबको कम कम डाला गया, जल्दी जल्दी बना के उधर काम खत्म। तो भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, गांव और शहर के तटीय, क्या क्या कह रहा है? गांव और शहर के तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा था।
गांव में और जब जो समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, वो जो तट बोला रहता है नदियों के किनारे, तो उन सब लोगों में क्या दूरियां बढ़ती गई। ठीक है ना, किसके आर्थिक क्षेत्र में विकास के मामले में, कोई अमीर होता गया, कोई गरीब होता गया। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक जैसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि सभी उसका लोहा मानने लगे हैं। क्या कह रहा है, चीन एक ऐसा विश्व स्तर पर जबरदस्त आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में उभरा है कि उसके सामने सब नतमस्तक होने लगे हैं, सब उसका लोहा मानने लगे, हाँ इसने विकास किया है। ठीक है, आगे चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का जबरदस्त प्रभाव। भाई दूसरे देशों में जो उसने क्या किया, अपना प्रभाव बढ़ाया, व्यापार किया, दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित किया, व्यवसाय। अब ऐसा हो गया कि उन देशों में क्या है, बिना इसके व्यापार के संभव नहीं कुछ कर पाना, इसकी वस्तु है। जबरदस्त प्रभाव बन गया, ये आदान प्रदान करना ही पड़ेगा, बिना उसके काम ही नहीं चलेगा। यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस, कौन कौन, जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। मतलब उसके यहाँ व्यापार तेजी से बढ़ा है, दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध हुए हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान ज़्यादा हो रहा है। और उसके बिना अब संभव ही नहीं है चल पाना, जैसे लग रहा है इन लोगों को, है ना। उससे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे तो पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए अब सबके यहाँ प्रभाव उसका हो गया है ना। और इसलिए उन लोगों ने अपने अपने क्या विवाद को भुला दिया, मतभेद को भुला दिया और व्यापार कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जो चीन और ताइवान के बीच मतभेद है, कुछ विवाद की स्थिति है, वो भी खत्म हो जाएगी और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा। फिर भाई उसके साथ, उसकी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाएगा तो विकास करेगा, वो भी तेजी के साथ करवाएगा। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक सुधार ने काफ़ी मदद की है। 1997 के बाद जो वित्तीय संकट था, कहाँ पे, आसियान में, उस आसियान देशों के अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन ने, मतलब चीन ने मदद की कि अर्थव्यवस्था खतरनाक उसकी साबित ना हो, खराब हो ना हो। जो चीन के वित्तीय संकट आया था उसमें उसने मदद की, किसने, चीन ने आसियान की, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, जो ये सब देश हैं इसके, इन सब आते हैं आसियान के अंतर्गत। ठीक, तो कह रहा है मदद की। लातिनी अमेरिका और अफ्रीका में विदेश और निवेश और मदद की इसकी नीतियां बताते हैं। मतलब यहाँ पे अमेरिका और लातिनी तथा लातिनी अमेरिका और लातिनी मतलब लैटिन अमेरिका होना चाहिए मेरे हिसाब से, लातिनी है, अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियां बताती है कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। अब अमेरिका और अफ्रीका में जो इसने निवेश किया है, मदद की है, उसको देखते हुए देखा जा रहा है कि चीन बड़ी तेजी के साथ एक विकासशील देशों में नई अर्थव्यवस्था, एक नई शक्ति के रूप में उभरा हुआ है। कौन, चीन। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम फिर प्रयास करेंगे, कल आपको ज़रूर मिलेंगे। अभी थोड़ी सी कुछ समस्याएं चल रही थी, इस वजह से हम आपको डेली नहीं मिल पा रहे थे, तो अब डेली मिलेंगे। बस इतना कहेंगे कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लास्ट में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारा भी आप लोगों की वजह से मनोबल बढ़ा रहे, उत्साह बना रहे और हम ऐसे ही आपके लिए क्लास लेके आते रहें, वीडियो आपको देते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर से। धन्यवाद।